हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बच्चों मैग्निफिकेशन ख़त्म किया है, ये वाला टॉपिक। इसके मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स बहुत कुछ करवाया था, बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आपने ये टॉपिक अब तक नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप उस आई बटन पे क्लिक करके पहले ये मैग्निफिकेशन का टॉपिक देख लीजिए, तब आज ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करिए। तो बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट कहीं किसी सरफेस पे पड़ती है और वापस बेंड हो जाती है, मतलब सरफेस को पास नहीं करती है, बेंड हो जाती है और चली जाती है वापस। बट इसमें क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग of light when it travels from one medium to another medium। ठीक है, यहाँ पे जो होता है कि आपकी लाइट जो होती है वो बेंड तो होती है बट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास ऑन हो जाती है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, भले ही थोड़ी सी बेंड हो जाए बट वो जाती ज़रूर है, पास ऑन ज़रूर होती है, और उसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर पास नहीं हो रही है तो वो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अगर वापस लौट के जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन होगा, ना कि रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन बस तभी होगा जब पास हो जाएगी। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि दो लॉज मेन थे हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। कि पहला लॉ जो था वो तो यही था जो आपका रिफ्रैक्शन में है, कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द यहाँ पे रिफ्लेक्टेड था, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में होंगे। मतलब कि जैसे मेरा माउस कर्सर है, अगर यहाँ से मैं लाइट को थ्रो करता हूँ, ठीक है, लाइट इस तरीके से जा रही है और सरफेस से टकराती है, तो बच्चों ऊपर अगर टकराएगी तो टकराने के बाद कुछ इस तरीके से ही तो जाएगी। मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ अभी प्लेन समझाने के लिए आपको, कि यहाँ से लाइट आ रही है तो बच्चों इसी तरीके से तो जाएगी, या अगर रिफ्रैक्शन की बात करूँ तो इस तरीके से जाएगी और आगे अगर कोई और मीडियम है तो उस मीडियम में पास हो जाएगी। बट ऐसा तो होगा नहीं कि वो इस सरफेस से बाहर निकल के आ जाएगी लाइट, थोड़ी सी इधर या थोड़ी सी अंदर पीछे की तरफ को चलने लगेगी, ऐसा तो नहीं होगा। चलेगी तो इसी प्लेन पे ना। तो वही चीज़ है कि लाइट हमेशा अपने प्लेन में ट्रैवल करती है, भले ही वो किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाए या रिफ्रैक्ट हो जाए। बस यही पहला लॉ है हमारा, ये दोनों में काम आता है बच्चों, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। दूसरा लॉ बच्चों जो था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। यहाँ पे दूसरा लॉ है आपका कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत काम आने वाला है आपका। वेयर आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो कांस्टेंट है बच्चों, ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। यू उल्टा यू जो होता है उसको न्यू बोलते हैं, तो हम न्यू से डिनोट करते हैं उसको। और आपका क्या हो जाता है, हाँ ये कांस्टेंट के बराबर होता है। यहाँ पे कांस्टेंट को न्यू से डिनोट नहीं किया है बट उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोलते हैं कांस्टेंट को, कभी हम कोई नाम तो देते नहीं, यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, या अगर नाम पहले हमने दिया भी है तो साइंटिस्ट के नाम पे कांस्टेंट हो जाता था। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक का नेम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये जो कांस्टेंट था आपका ये क्या होता है। बच्चों ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये बताता है कि जो लाइट आपकी बेंड होगी वो कितनी ज़्यादा बेंड होगी, किस मीडियम में कितनी ज़्यादा बेंड होगी। पानी में अगर हम लाइट भेजते हैं तो कितनी बेंड हो जाएगी, अगर हम इसी को किसी ग्लास मटेरियल में भेजते हैं तो कितनी बेंड होगी, या एयर में ही चल रही है तो बेंड होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कौन बताता है कितनी बेंड होगी, ये बताता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। लाइट बेंडिंग एबिलिटी को बताता है मीडियम की। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब बच्चों बात करें तो इसके फॉर्मूले की, यहाँ पे इन्होंने
न्यू मतलब यू से ना डिनोट करके एन से डिनोट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन है, आप किसी भी सिंबल से कर सकते हैं। एक जनरल सिंबल न्यू होता है, दूसरा सिंबल होता है आपका एन। तो N21 इन्होंने लिखा है, तो ये बच्चों वही कांस्टेंट है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब बात करते हैं N21 लिखा है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये 1 और 2 क्या है, क्यों लिखा है हमने। तो बच्चों यहाँ पे ये मीडियम का नाम है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम किसी एक चीज़ का पढ़ रहे थे कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइट इसमें आके इतनी बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे 2 मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हैं, तो हम किसी एक का कैसे बताएंगे कि ये 2 का है या 1 का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सही क्वेश्चन है बच्चों। इसको इस तरीके से बताते हैं कि आपका जो 2 1 लिखा है ना, तो ये 2 रेस्पेक्ट टू 1 हो जाता है, मतलब ये 2 का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 के रेस्पेक्ट में है। अब आप कहेंगे 1 के रेस्पेक्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से समझ में आ गया। 1 के रेस्पेक्ट का मतलब ये है कि बच्चों की 1 से लाइट 2 में जा रही है। भाई लाइट तो किसी में भी किसी से जा सकती है ना, लेकिन जब लाइट आपकी 1 से 2 में जाएगी तब इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर 1 से 3 में जाएगी तो कुछ और होगा, या 2 से 3 में जाएगी या 3 से 2 में जाएगी तो कुछ और होगा। तो लाइट अलग अलग मीडियम से अलग अलग मीडियम में जाएगी तो अलग अलग बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग तब कितनी होगी जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा, तो ये मीडियम 2 को बता रहा है। देयर N21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और तभी है जब मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अगर हम इसको किसी और मीडियम 3 मान लेते हैं, मीडियम 3 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो N23 हो जाएगा और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, ना कि ये होगा वो भी 2 का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट वो 3 के रेस्पेक्ट में होगा तो वो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। मतलब आपके एक मीडियम की वैल्यूज़ अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली हम एयर के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं। अभी वो भी हम पढ़ लेंगे, चलिए एक जनरल वे में भी पढ़ लेंगे। फिलहाल देखते हैं कि N21 का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, जो बाद में लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो पहले लिखा था 2 पहले लिखा था 2 को हम लोग नीचे लिखेंगे, और इसी को हम लोग डिनोट कर लेते हैं V1 अपॉन V2 से। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा और V2 अपॉन V1 हो जाएगा। अब जनरली हम एक मीडियम की बात करें कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हमें निकालना है, जैसे पानी का भी मैंने आपको बताया, ग्लास का निकालना है, तो एक जनरल हमें निकालना है तो हम उसको एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अगर हमें एक जनरल निकालना है, यहाँ पे 2 मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, आपका पानी से ग्लास में जा सकता है, ग्लास से पानी में जा सकता है, तो इस तरीके से 2 अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम 2 1 निकालते हैं। बट अगर हमने एक को एयर माना है, एयर से लाइट या तो ग्लास में जा रही है या एयर से पानी में जा रही है, पानी से एयर में आ रही है या ग्लास से एयर में आ रही है लाइट। ठीक है, तो क्या होगा जब एयर वहाँ पे जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पे हम सिर्फ एक ही मीडियम की बात करते हैं कि हमारा मीडियम में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को बच्चों हम डिनोट करते हैं C से, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी इन द मीडियम ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट नहीं, अगर हमें पता है हाँ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, हम अगर कैलकुलेशन हमने निकाल ली है तो हम उससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिनोमेना पूरा समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस इतना ही बताता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, कि वो लाइट कितनी बेंड होगी। अगर 2 अलग अलग मीडियम है तो उनके रेस्पेक्ट में किसी एक का हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और अगर हमें एक जनरल वे निकालना है तो हम एयर के रेस्पेक्ट में मीडियम का निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कि आपको चार्ट दिया गया है जिसमें आपको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। ये बच्चों एयर के रेस्पेक्ट में ही सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकाल के दिए गए हैं। तो एयर का खुद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1.0003। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एयर खुद के रेस्पेक्ट में बहुत कम या नेग्लेजिबल बेंड करती है, जो कि हमें कभी नहीं दिखेगा एयर में बेंडिंग लाइट की।
ठीक है। आइस की बात करें तो आइस में 1.31 बेंट होता है, वाटर में 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 का। अब आप कहेंगे सर लाइट बेंड होती है उतनी देर से आप बोल रहे हैं, कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दीजिए। पानी की बात कर रहे हैं, सब इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों प्रैक्टिकल एग्जांपल आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि जैसे आप कोई भी चीज़ अपना हाथ या पेंसिल पानी में डिप करते हैं, जैसे एक ग्लास भरा हुआ रखा है, उस ग्लास में कांच का ग्लास लीजिएगा। कांच का एक एक्टिविटी चली है आपके लिए, आप करके देख सकते हैं अगर आपने आज तक नहीं देखा है ये तो। एक कांच के ग्लास में पानी भर के रखिएगा, उसके अंदर आप अपनी पेंसिल डिप कर दीजिएगा। पेंसिल डिप करते ही आप देखेंगे कि जितनी पेंसिल आपकी हवा में है वो किसी और एंगल में है, बट पानी में होगी तो हल्की सी टिल्ट दिखेगी, टेढ़ी दिखेगी या बेंडिंग होते हुए आपको दिखेगी। तो टेढ़ी पेंसिल क्यों दिखती है? क्योंकि बच्चों लाइट जो होती है वो आपको, जो आप एयर से देख रहे हैं और अंदर वाटर होता है, तो लाइट हल्की सी बेंड हो जाती है। पेंसिल तो बेंड होगी नहीं ना पानी में जाके, तो लाइट बेंड हो जाती है और वो इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.33 होता है, जबकि एयर का होता है 1.003। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों बात करने वाले हैं हम लोग रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज से। तो बच्चों दो टाइप के लेंस भी होते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो टाइप के मिरर पढ़े थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। अब बच्चों दो टाइप के लेंस आ गए हैं यहाँ पे आपके, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अब बात करें कॉन्वेक्स लेंस कैसे हम याद रखेंगे और कॉनकेव लेंस कैसे याद रखेंगे। तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। जो अभी तक आपने लर्न किया था ना मिरर में, आपको वही चीज़ आगे कंटिन्यू रखनी है। मिरर से ही आप लेंस याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स की सरफेस होती है, मिरर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, अभी इसको भूल जाइए। कॉन्वेक्स मिरर की सरफेस होती है वो कैसी होती है? वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, कुछ इस तरीके से होती है ना। मैं आपको फिगर फिर से दिखा देता हूँ, ये बच्चों आपका है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर मैं करूँ, कुछ इस तरीके से होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। नीचे वाला भी कॉन्वेक्स मिरर ही है तो बाहर की तरफ निकला हुआ है। एक कॉन्वेक्स मिरर ये है और एक कॉन्वेक्स मिरर हम क्या करते हैं, ये और नीचे वाला जो है वो उठा के इसके दूसरी साइड, अपोजिट साइड लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो दो कॉन्वेक्स मिरर अगर हम आपस में जोड़ देते हैं और अंदर हम ब्लड सरफेस ना करके पूरा एक जुड़ा हुआ एक सरफेस ले लेते हैं, वही मतलब पूरा जुड़ा हुआ मिरर जो है वो बीच से खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर पूरा शीशा ही शीशा है, ग्लास का ही बना हुआ है। और वो इधर से भी सेम शेप का होगा, क्योंकि इसी को हम उल्टा करके एक शेप में काट रहे हैं तो वो सेम शेप का होगा। तो अगर हम दो कॉन्वेक्स मिरर्स को मिला दें, एक तरीके से मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, होता ऐसा नहीं है, होता पूरा ये आपका ग्लास ही है और ग्लास को इस तरीके से कट किया जाता है कि वो आपका कॉन्वेक्स सरफेस बन जाता है दोनों साइड। और दोनों साइड हमने कॉन्वेक्स मिरर टाइप का सरफेस बना दिया कट करके, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। और इसी टाइप से कॉनकेव बनाया अगर हमने, कॉनकेव में बच्चों क्या होता था, अंदर साइड डीप होता था, तो केव टाइप का होता था अंदर। देखिए मैंने जो याद कर रखा है कॉनकेव को कि केव टाइप का बनेगा। केव माने क्या होता है, गुफा होती है। तो ये देखिए केव वर्ड आ रहा है आपका, तो यहाँ पे केव टाइप का बनता है आपका, और ऑपोजिट भी उसी टाइप का बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉनकेव लेंस। और यहीं पे आपने कॉनकेव मिरर भी इसी टाइप का पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपको बहुत इजीली याद हो सकता है अगर आप समझ लें। आगे आते हैं बच्चों, ऑप्टिकल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस की बात करें। आप कहेंगे सर ये दो फोकस कैसे हैं, एक आपका ऑप्टिकल फोकस है और एक सिर्फ एक फोकस है। तो बच्चों तीनों चीज़ें समझते हैं, कोई भी ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। जैसे हमने उस रिफ्लेक्शन में मिरर की टर्मिनोलॉजी समझी थी, उसमें अलग अलग टर्म जो हम यूज़ करते थे, यहाँ पे भी टर्मिनोलॉजी है लेकिन उससे थोड़ी सी कम है, उससे थोड़ी सी आसान है यहाँ पे। तो समझते हैं उसको। सबसे पहले ऑप्टिकल फोकस समझते हैं क्या होता है बच्चों।
तो द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल फोकस। सेंटर पॉइंट जो लेंस का होता है, ये जो अभी हम लोगों ने बच्चों ये जो पढ़ा है, ये जो आपका लेंस है, जैसे इसकी बात करूँ तो इसमें जो सेंटर है, जहाँ पे बच्चों इसमें मेरा माउस का कर्सर है, तो ये सेंटर है लेंस का। इसमें भी कहाँ सेंटर होगा, बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर होगा। तो इस सेंटर पर क्या क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग ऑप्टिकल फोकस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सी लिखा भी हुआ है आपका, तो सी क्या है, आपका ऑप्टिकल फोकस है। सिर्फ बच्चों बोलने का तरीका है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रिंसिपल एक्सिस वही है जो हम लोगों ने अभी लास्ट में पढ़ी थी, जो बीच वाली एक्सिस होती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, इससे पास होगी ऑप्टिकल फोकस से, या ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, या सेंटर पॉइंट से पास होगी। आप कुछ भी बोल लीजिए इसको। देखिए इन्होंने लिखा है द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। आप ऑप्टिकल फोकस भी बोल सकते थे, आप सेंटर पॉइंट भी बोल सकते थे, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब बच्चों तीसरा पॉइंट आता है आपके पास फोकस। अब ये फोकस क्या है, फोकस भी हम लोग जो पढ़ चुके हैं वही है। दो चीज़ें तो आपके लिए पुरानी आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस। तो फोकस बच्चों क्या होता है कि फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे रे सारी जाके आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, या अगर प्रैक्टिकली नहीं मिलती हैं तो मैं लगता है कि मिल रही हैं, मतलब अपीयर टू कन्वर्ज, अपीयर टू मीट होती हैं। ठीक है, अब अपीयर टू मीट कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिरर के केस में होता है। देखिए लाइट यहाँ से अगर आ रही है तो वो बाहर की तरफ चली जाएगी और ये कभी मिलेगी ही नहीं जाके। अगर मिलेगी नहीं जाके तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, तो इमेज बच्चों हम लोग इमेजिनरी इमेज को फॉर्म कराते हैं, जो कि रियल में नहीं फॉर्म होती है, बट हम अपीयर टू मीट करवाते हैं और पीछे की तरफ एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारा पीछे की तरफ को फोकस बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों बात करें हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम को ड्रॉ करने के। तो यहाँ पे अलग अलग आपको रूल्स दिए गए हैं, 3 रूल्स मेनली दिए गए हैं, फिर इनका जो डायग्राम है वो दिए गए हैं तीनों रूल के। तो हम लोग एक एक रूल समझेंगे और एक एक डायग्राम देखेंगे इनका। तो रूल 1 बच्चों वही कह रहा है, यहाँ पे एक्चुअली तीनों ही रूल वही हैं जो हमने पहले रूल पढ़े थे रिफ्लेक्शन में। तो अगर वहाँ पे आपको ठीक से समझ में नहीं आए थे तो यहाँ समझ लीजिएगा, अगर आपको वहाँ समझ में आए थे तो यहाँ रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ रूल नंबर 1 से। तो रूल 1 हमसे कह रहा है बच्चों, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जैसे यहाँ भी अभी हमने जो डायग्राम्स देखे ये इससे पहले भी, तो इसमें क्या है देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल रे आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है। तो अगर पैरेलल आती है तो क्या होती है, तो फोकस से पास होके जाती है। अगर पैरेलल आती है, पैरेलल नहीं आएगी तो कहीं और से पास होगी, फोकस से पास नहीं होगी, बट अगर पैरेलल है तो फोकस से ही पास होके जाएगी। और यही चीज़ बच्चों हम कराते भी हैं। हमें अगर किसी भी लेंस या मिरर का फोकस पता करना होता है तो हम पैरेलल लाइट उसके डालते हैं, और जहाँ पे लाइट कन्वर्ज होके मीट होती है जाके, वो बच्चों पॉइंट हो जाता है आपका फोकस। तो वही आपका फोकस बोल रहा है। तो ये देखिए आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक पैरेलल रे इन्होंने डाली, और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होते हुए गई किससे, फोकस से। देखिए अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे आपका फोकस से पास हो रही है। अब आप कहेंगे बच्चों यहाँ पे आपने सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया, कॉन्केव के लिए नहीं बताया। तो बच्चों कॉन्केव के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फोकस से पास हो रही है कैसे, कि पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के और बाहर की तरफ डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज मतलब दूर चली गई, ना कि मिल रही है, अलग हो रही है। तो डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्ज हो गई, अब ये मिले, अब ये रे तो आपस में तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो हम इनको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, और जहाँ भी मिलेंगे ये फोकस हो जाएगा। और इसी वजह से क्या होता है कि आपका लेंस में दोनों साइड फोकस होता है। आपने ध्यान दिया होगा अभी इतनी देर में कि इधर भी एफ लिखा हुआ है, इधर भी एफ लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर रे तो इधर ही मीट हो रही है, तो इस साइड फोकस क्यों लिखा हुआ है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि मिरर में एक साइड क्या होती थी, ब्लर होती थी, बट लेंस में क्या है
कि हम इसके ऑपोजिट साइड भी रे जो है वो यहाँ से पास करा सकते हैं और वो तब जाके इधर वाले फोकस पे बनेगी जाके। तो हम या तो इधर से रे पास कराएं जैसे हो रही है, या इसकी ऑपोजिट रे पास कराएंगे तो इस वाले फोकस पे बनेगी जाके। और सिमिलरली काम यहाँ पे भी होगा, कॉनकेव में भी होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे दो फोकस क्यों होते हैं। ठीक है, अब बच्चों दूसरे पॉइंट की बात करें। दूसरा पॉइंट जस्ट इसका ऑपोजिट है बच्चों, कि अगर, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर पढ़ के दिखा दूंगा। अगर कोई लाइन फोकस से पास हो रही है और उसके बाद लेंस से पास हो रही है तो वो अपने आप ही पैरेलल हो जाएगी। पहले पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही थी, अब फोकस से पास हो रही है तो लेंस से होने के बाद अपने आप पैरेलल हो जाएगी। उसी का वाइस वर्सा है सेकेंड रूल। चलिए पढ़ के देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस becomes parallel to the principal axis after refraction। रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर वो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, सेकेंड रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि वन का वाइस वर्सा है। अब बच्चों बात करें थर्ड रूल की। थर्ड रूल भी बच्चों आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा यहाँ से इससे मिलता जुलता पड़ा था। वहाँ पे टर्मिनोलॉजी कुछ और थी, इस वजह से वो रूल कुछ और था। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी और हुई है बट रूल वही है। कैसे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना डाइवर्ज हुए पास होते निकल जाएगी, बिल्कुल सीधे चुपचाप, बिना मूव करे, बिना डाइवर्ट हुए। देखिए यहाँ से आपकी लाइट आ रही है ए पॉइंट से और वो सी से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल फोकस से पास होते हुए निकली और बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हुई, बिल्कुल सीधी चलती चली गई। आप कहेंगे सर ऐसा रूल तो उसमें तो था नहीं, मिरर की अगर हम बात करें तो बच्चों मिरर में ऐसा रूल तो नहीं था, बट मिरर में इससे मिलता जुलता एक रूल था कि अगर वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था, यहाँ पे तो ऑप्टिकल सेंटर है, वहाँ पे जो फोकस से डबल होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि रेडियस होती थी इसकी, तो उसका क्या होता था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है लाइन तो वो सेम पाथ ही फॉलो करती है वापस, अगर रिफ्लेक्ट हुई और वापस आ जाती थी सेम पाथ पे, तो वहाँ पे भी आपकी रे जो थी वो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होती थी, इधर उधर नहीं जाती थी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मैं डायग्राम ही दिखा देता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ ये देखिए बच्चों, एक आपका वैसे तो प्रॉपरली उसका डायग्राम नहीं है लेकिन मैं दूसरे डायग्राम में उस चीज़ को ही दिखा रहा हूँ। देखिए एक रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो हो रही है। तो यही चीज़ आपकी देखिए सेम लाइन पे ही चल रही है, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो रही है। बट अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे पैरेलल इन्होंने डाली है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होते हुए लाइन जा रही है और फिर आगे क्या हो रहा है वो तो अलग फिनोमिना हो गया। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वही चीज़ हो रही है कि अगर हम सेंटर ऑफ यहाँ पे सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम पास कराते हैं तो रे डाइवर्ट नहीं होती है। ठीक है, ये रूल्स बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब बच्चों जो ये इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अगर इसमें आपको जो आज मैंने रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट किया, इसके रूल्स बताए हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी बताई है और लेंस कौन कौन से होते हैं, और हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैंने आपको बताया है। ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक बच्चों को मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।